Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, I am going to explain you class 6 subject social science civics portion forms of government chapter. ठीक है, और इस चैप्टर है मैं आपको नोट्स की हेल्प से समझाने वाली हूँ। तो देखिए चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और सिविक्स में हम ज़्यादातर जो है हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ते हैं। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार कितने तरह की होती हैं, किस तरह की सरकारें होती हैं और उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या उनके ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए यही हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं और अलावा उनके बाकी जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा डेफिनेशन देख लें तो अगर एक बात करें कि गवर्नमेंट क्या होती है तो एक गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है और इसके थ्रू पूरी कंट्री और पूरे जो स्टेट है उस पर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा जाए कि किस तरह से कार्य प्रणाली पूरे के पूरी कंट्री की चलानी है वो गवर्नमेंट जो है वो तय करती है। इसके साथ ही देखिए सेकंड जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप एक स्टेट और कंट्री को एक गवर्न भी करते हैं। ठीक है, यानी उस पर रूल भी करते हैं। इसके बाद देखिए फंक्शंस क्या हैं। तो एक गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप बनाइए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, पीपल की भलाई के लिए काम करिए, उनकी भलाई के लिए ही पूरा का पूरा जो काम है, आपके जो जितने फंक्शंस हैं उनके काम उनकी भलाई से रिलेटेड होने चाहिए। थर्ड है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, की पूरी कंट्री के लिए आपको जो लॉ है कानून बनाना है उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है, पूरा जो लॉ और ऑर्डर सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखिए। इसके बाद देखिए अगर फंक्शंस की बात करिए, जो गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कौन करता है। ठीक है, उनको कौन कैरी करता है पूरे के पूरे फंक्शंस को। तो इन फंक्शंस को गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स हैं जो इसको कार्य करती हैं, इनका पूरा का पूरा जो फंक्शंस है उनको कैरी करती हैं। वो है थ्री ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट की यानी सरकार के, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये आप हायर क्लासेस में काफ़ी कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी क्लास 6 में अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, आपको बहुत ईजिली आपको हायर क्लासेस में ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे बच्चों को ये बातें समझ में नहीं होता कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है और जुडिशरी क्या होती है। तो पहली बात याद रखना है आपको कि जो ये तीन जो हैं ये ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट की, और जो उतना भी काम होता है, फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं वही कैरी करती हैं, यानी यही पूरा का पूरा काम करती हैं। तो अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो ये है एक लॉ मेकिंग ऑर्गन, यानी ये कानून को बनाती है, नियम का निर्माण करती है। सेकंड जो है एग्जीक्यूटिव, तो देखिए जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसको ये एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, उन्हीं कानून को ये इंप्लीमेंट करती है यानी एग्जीक्यूट करती है, उसको लागू करती है। जुडिशरी देखिए तो जुडिशरी का काम ये है कि वो ये चेक करती है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए और जो एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किए क्या वो जो कॉमन पीपल है उनके प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं, वो कानूनों का पालन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई कानून जो है वो उनके लिए हार्मफुल साबित हो रहा है, उनसे उनका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो जुडिशरी चेक करती है। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गारमेंट्स पे। तो देखिए जो गारमेंट है उनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वो किस बेसिस पे होता है, तो ये बेसिस होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज और जो वे ऑफ पावर। ठीक है, किस तरह से वो अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी उस कंट्री का किस तरह का संविधान है, उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें निर्भर करती हैं कि किस देश में किस तरह की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही देखिए अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे हर चैप्टर का फ्लो चार्ट मिल जाएगा जहाँ पे मैं इजिली पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़े शॉर्ट हेडिंग्स में। साथ ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे चैप्टर के, और इसके साथ ही देखिए आपको वर्कशीट में प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। आपका सिलेबस है, आपका मैप वर्क है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब आते हैं डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कितनी तरह की गवर्नमेंट होती है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में आपने सुना होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यानी डेमोक्रेसी होती है। तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है दो तरह की सरकार की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो अडॉप्ट करते हैं। तो पहला है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, और नॉन डेमोक्रेटिक को देखिए ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये किस बेसिस पे क्लासिफाई होती है, यानी ये जो दो सरकार है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन, ठीक है, इन दोनों का आप कह सकते हो कि मीनिंग एक होता है बट नाम अलग अलग है। आप चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कह लीजिए या ऑथोरिटेरियन कह लीजिए। तो ये जो इस तरह की जो सरकारें होती हैं इनका किस तरह से आप क्लासिफिकेशन करते हो, किस बेसिस पे करते हो। तो ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, ये है आंसरेबिलिटी टू पीपल। ठीक है, लोगों की जवाबदेही, यानी ये आंसर्स देते हैं लोगों को कि नहीं देते हैं। जो सरकार यहाँ पे काम करती है अगर वो लोगों के प्रति जवाबदेही है यानी उत्तरदायित्व है उसका कि वो आंसर दे हर क्वेश्चन का, तो उस तरह की सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट वो होती है जो
लोगों के क्वेश्चनिंग को बिल्कुल फेस नहीं करती है। अगर लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देती, बल्कि पनिशमेंट जरूर दे देती है। सेकंड आ जाए तो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। पहले तो देखिए, जो डेमोक्रेसी है, वो जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये वर्ड आया ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से। पहला ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है डेमोस और क्रेटोस, ठीक है। पहला है डेमोस और सेकंड है क्रेटोस। तो ये दो शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी वर्ड बना है, यानी प्रॉपर वे में कहा जाए तो डेमोक्रेटिया वर्ड है। तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मीन्स होता है रूल। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो इसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का राज, ठीक है। तो किसी भी कंट्री में अगर लोगों का राज है, लोगों की ही हर तरह से चलती है, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अच्छा, इसमें देखिए, अगर बात की जाए डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो किस तरह से लोगों का राज यहाँ पे होता है। तो मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ज्यादातर जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वोट देने के लिए, वो होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसका आप देख सकते हैं मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है किसी भी कंट्री के जो एडल्ट सिटीजन्स हैं, उनको राइट टू वोट दिया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो अपनी सरकार को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और फाइनली उन्हीं में शक्ति समाहित होती है पूरी की पूरी, कि अब वो किसको चुनना चाहते हैं, किसको नहीं चुनना चाहते हैं, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये डेमोक्रेसी का हमने मतलब समझ लिया है। अब आते हैं वर्ड ऑथोटेरियन का क्या मतलब होता है। तो ऑथोटेरियन का मतलब होता है एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू अथॉरिटी। इट मींस कि जो सरकार ने जो भी फैसला लिया है, जो भी कानून बनाया है, उसकी ही फाइनल अथॉरिटी है। उसको हर एक पब्लिक के जितने भी वहां के लोग हैं उस कंट्री के, उनको ओबीडेंट करना पड़ेगा, यानी ओबे करना पड़ेगा उसकी अथॉरिटी को, यानी सरकार के प्रति पूरी के पूरी ईमानदारी से वो उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। उनके किसी भी कार्य प्रणाली में कोई क्वेश्चनिंग ना करें। अगर वो क्वेश्चन पूछते भी हैं कि आपने वादा किया था कि आप ये काम करोगे और आपने नहीं किया, तो इस सिचुएशन में उनको कई बार देखा गया है कि उनको सजा भी मिलती है, ठीक है। तो फाइनली कह सकते हैं कि आपको उनके हर, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे गलत काम हो, आपको उन्हें ओबे करना पड़ेगा चुपचाप रह के। सेकेंड देखिए, आ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, आ पर्टिकुलर सोशल क्लास, और कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो पूरी की पूरी कंट्रोल करती है हर तरह के एंटायर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट में, ठीक है, सरकार में रहते हुए। वो एक थोड़े से ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सोशल क्लास और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है ऑथोटेरियन में, गवर्नमेंट में, यानी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो पूरी के पूरे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं सरकार के। इसके साथ ही देखिए, सिटीजन जो होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक में और ऑथोटेरियन में, यहाँ पे सिटीजन्स किसी भी तरह का सवाल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का सवाल पूछ नहीं सकते हैं गवर्नमेंट से अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मेथड्स ऑफ फंक्शंस। किस तरह के आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और मेथड्स ऑफ फंक्शन किस तरह से आप कार्य करोगे, तो इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता है। अगर आपने पूछा तो आपको वहां पे सजा दी जाती है। इसके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो कई सारी कंट्रीज में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पाया जाता है। तो देख लेते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला जो था, आपका जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट का डिवीजन था, वो ऑन द बेसिस ऑफ आंसरेबिलिटी था, कि लोग आपकी जो सरकार है आपको आंसर देती है कि नहीं देती है, तो उस बेसिस पे था। अब देखिए, पार्लियामेंट्री और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये किस बेसिस पे है। तो ये है एक्सटेंड टू विच द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कि किस तरह से जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होती है, यानी 3 ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, उनमें से जो 2 हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बेसिस पे ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिवाइडेड है। इसके बाद देखिए, अंडर द, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें पहले, तो देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम नाम से आपको आ रहा होगा, प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट। तो इस सिस्टम में जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, जो रियल पावर्स होती हैं वो किसके हैंड्स में होती हैं, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट के, यानी चुना हुआ प्रेसिडेंट जो होता है उसके हाथों में होती है, और वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। अब जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट जो है, जब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए, अब आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। देखिए, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में भी काफी कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे, पर आप अभी आपका क्लास 6 का स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको ये चैप्टर जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए जा रहे हैं, और बहुत ही बेसिक टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो।
तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखें तो जो एग्जीक्यूटिव होती है वो इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो इज सेपरेट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म में देखा गया है कि जो हेड ऑफ द स्टेट यानी नेशन का जो हेड होता है वो दूसरा होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो दूसरा होता है। यानी अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हेड ऑफ द नेशन, स्टेट का मतलब है हेड ऑफ द नेशन, तो किसी भी कंट्री का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होता है यानी इंडिया का। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं उसी का जो लीडर है वो बनता है आपका प्राइम मिनिस्टर, और वही होता है आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है, इफ अ पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर द लीडर ऑफ दैट पार्टी बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो कौन बनता है, अगर लेजिस्लेचर में क्लियर मेजोरिटी मिल जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं जिसको उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बनता है, और वही होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, तो ये है हमारी यूनिटरी एंड फेडरल। ठीक है, अच्छा यूनिटरी का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी मतलब अकेला, ठीक है। किसी कंट्री में अगर सिर्फ एक तरह की सरकार है, देखिए पॉइंट में लिखा है कि व्हेन देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री इट इज नोन एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसी भी एक पूरी कंट्री में जब सिर्फ एक ही तरह की सरकार है यानी एक ही गवर्नमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि उस कंट्री में यूनिटरी गवर्नमेंट है। अच्छा, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेक्स एंड ऑल्सो एग्जीक्यूट्स द लॉज। अच्छा, इस तरह की भी सरकार क्या करती है, वो भी कानून को बनाती है और एग्जीक्यूट करती है उन कानून को उनको। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और चिले आर द एग्जांपल्स ऑफ सच गवर्नमेंट। फेडरल में देखें तो देखिए बिल्कुल आप जब भी डिफरेंसेस करते हैं तो बहुत इजी है, आप एक लर्न कर लीजिए दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाता है। यूनिटरी में मैंने बताया आपको सिर्फ एक तरह की सरकार होती है किसी भी कंट्री में, फेडरल में आप जान मान लीजिए एक से ज्यादा। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट करना है आपको। तो फेडरल में देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का वो डिवाइडेड होता है, यानी किसी भी कंट्री में एक से ज्यादा गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, तो उसको हम फेडरल या फेडरलिज्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द जो लॉज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अप्लाई करती है पूरी कंट्री में। इसके साथ ही जो लॉ पास किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई ओनली इन द स्टेट्स। ठीक है, देखिए जब कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री के लिए काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई कानून बनाती है तो वो पूरी कंट्री में फॉलो होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश या राजस्थान में कोई कानून बनते हैं तो वो जो कानून है सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टेट में ही फॉलो होते हैं, पूरी कंट्री में फॉलो नहीं होते हैं। बट जो शक्तियां हैं, जो पावर होती है ये काम करने की, वो डिवाइडेड होती है सेंट्रल, स्टेट और लोकल में। यूनिटरी में देखें तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पावर का, पावर शेयरिंग नहीं होती वहां पे सिर्फ एक तरह की शक्ति जो पूरी की पूरी शक्ति है वो सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट के पास ही होती है, एक ही सरकार के पास होती है, और जो ऐसा वो कानून बनाती है वो सारी पूरी कंट्री में लागू होता है। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल है इसमें इंडिया, यूएसए और स्विट्जरलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी संविधान जो है एक सेट ऑफ लॉ है जिसमें सारे कानून लिखे गए हैं जो डिफाइन करते हैं एक स्टेट और कंट्री को किस तरह से रूल करना है, गवर्न करना है। इसके बाद देखिए दीज रूल्स स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी विद इन द कंट्री। इसके साथ ही संविधान में मेंशन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर और अथॉरिटी का विद इन द कंट्री की किस तरह से आपको रूल करना है और किसकी कितनी शक्तियां हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी शक्तियां, स्टेट के पास कितनी शक्तियां, तो ये सारी चीजें भी पहले से मेंशन होती हैं ताकि किसी तरह के झगड़े ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये भी चीज लिखी गई है कि लिमिटेशन टू दिस पावर एंड अथॉरिटी, कि जो सरकार होती है ऐसा नहीं कि उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध होते हैं। और किस तरह के प्रतिबंध यहाँ पे होते हैं, जिस तरह से आपको मैं एग्जांपल बताऊं, फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए जाते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं सरकार, जो लोग होते हैं अगर सरकार उनके मन मुताबिक अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो उनके 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी उनको उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट जो है, ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट वर्क विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की सरकार चाहे बदलती रहे, 5 साल बाद नई नई सरकार आती है, बट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के वो किस तरह से कार्य करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस जो धाराएं लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन मुताबिक काम करने लग जाए। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस देख लें, दुनिया भर में कितने तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं और जिसको लोग अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो पहला है आपका यहाँ पे मेंशन किया गया रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं, पहला है रिटन और अनरिटन। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, रिटन मतलब लिखा हुआ और अनरिटन मतलब जिसको लिखा ना हो। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है कि सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल, सारे जो फंडामेंटल मूलभूत सिद्धांत होते हैं गवर्नमेंट के, वो फॉर्मली जो है वो लिखे हुए होते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखें तो वो प्रिपेयर हुआ था किसने,
ड्यूरेशन के बीच में, तो ये 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच में ये पूरा का पूरा संविधान बना था इंडिया का। और मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन्होंने इसको बनाया था। अच्छा, उनका एम्स क्या था, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे गई हैं बातें, तो उनका एम था पीपल की, पूरी कंट्री के लोग हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं उसको यहाँ संविधान में लिखा गया है। जो लीडर्स थे जिन उनका क्या विजन था, तो ये सारी की सारी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। इसके साथ ही देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि हर तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी छोटे मोटे मतभेद या झगड़े हों, तो उनको भी पहले से सॉर्ट आउट कर दिया है ताकि किसी तरह के आगे चल के फ्यूचर में झगड़े ना हो। तो हर एक चीज को रिटर्न में लिख दिया गया है। तो रिटर्न में लिखने से प्रूफ भी हो जाता है एक तरह से, अगर आप कोर्ट में अप्लाई करोगे तो आप एक प्रूफ भी दे सकते हो कि संविधान में ये चीज लिखी गई है। इसके बाद देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी एक भी ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इसकी कोई बातें लिखी हो। इसमें देखिए क्या है, तो इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीटिंग्स, कन्वेंशन मतलब सम्मेलन हुए थे वो हैं। प्रैक्टिसेस दैट हैव प्रेसिडेंट्स फॉर द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसके साथ ही देखिए जो प्रैक्टिसेस होती थी तो एक मॉडल की तरह, ठीक है, प्रेसिडेंट्स मतलब एक कह सकते हो एक मॉडल की तरह किस तरह से वर्किंग थी इंस्टीट्यूशंस की, वो टुगेदर करते हैं लोग साथ में। और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं सच एज स्टैचूज और जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये कुछ चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग ये ओरली ही, वर्बली सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहां पे फॉलो किया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये है आपका रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए रिजिड मतलब क्या होता है, जिसमें आप कोई भी चेंजेस जो हैं वो आराम से कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि एकदम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिस तरह से आप कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो रिफ्लेक्टेड करता है इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, यानी किसी भी तरह के आपको कोई भी चीज अगर आपसे गलत हो गया तो आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे करेक्ट करोगे। तो इसी तरह से संविधान निर्माताओं ने भी ये बात जान ली थी, लीडर्स ने, मेकर्स ने, कि समय के साथ संविधान में भी कुछ चीजें जो है बदलाव की जरूरत पड़ेगी। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो रिजिड होते हैं और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज और अमेंडेड इजली। तो हमें जानने की बात यह है कि जो लिखी हुई चीज है उसको आप बिल्कुल इजली चेंज और अमेंड नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है, टू मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड। तो अगर आपको संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करना है, अमेंडमेंट्स करनी है, तो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखिए जो सेंट्रल है एज वेल एज द स्टेट मेजोरिटी, वो रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग चेंजेस और अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो मेजोरिटी में वोट दें, तभी इस तरह के अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। तो अमेरिकन और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह का एग्जांपल है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो आराम से चेंज हो जाए, अमेंडेड हो जाए इजिली और विदाउट ब्रेकिंग इट्स फ्रेमवर्क इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही इट कैन बी अमेंडेड बाय नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट। तो इसके लिए कोई खास आपको लॉ बनाने की या कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसीजर जिस तरह से होता है उसी तरह से पार्लियामेंट में आप लाइए संशोधन के लिए प्रस्ताव और ये आराम से हो जाता है। और जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका एग्जांपल है। अब आते हैं वर्ड फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइज का मतलब ही होता है व्हेन अप्लाइड टू इलेक्शंस मींस द राइट टू वोट। फ्रेंचाइज शब्द का इस्तेमाल इलेक्शंस में होता है और इसका मतलब होता है राइट टू वोट। और जो वोट है देने का अधिकार जो होता है सिटीजन्स को उस देश के होता है, और ये अधिकार जो है वो चूज करने का होता है कि किसको वो चाहते हैं, किस इंसान को चाहते हैं कि वो अपनी इस कंट्री पे रूल करे, गवर्न करे। इसके साथ ही देखिए इफ द सिटीजन्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पीपल दे कैन रिप्लेस देम एट द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर इलेक्शन के टाइम लोगों को लगता है इलेक्शन के बाद भी कि जो लोग हैं जिन्होंने उन्होंने अपना वोट देके चुना था, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको हटा सकते हो और इवन बिफोर 5 ईयर्स भी हटा सकते हो और 5 साल के बाद भी उन्हें हटा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए ये एक फंडामेंटल राइट है और इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास और जेंडर, बिना किसी भेदभाव के हर कम्युनिटी, हर धर्म का लोग, कोई भी हो, जाति के हो, उन सभी को ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ है और इसी को हम यूनिवर्सल सफरेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सफरेज यानी राइट टू वोट ही है इसका मतलब। अच्छा, लेट 19th और 20th सेंचुरी में देखा गया है कि जो फोकस था यूनिवर्सल सफरेज का वाज ऑन गिविंग वोटिंग राइट्स टू वीमेन। ठीक है, वहां पे जब ये सफरेज का मूवमेंट चले काफी, तो उस टाइम पहले था कि वोटिंग राइट्स वुमेन को नहीं थे, तो उन्होंने फिर ये स्टार्ट किया कि वोटिंग राइट्स वुमेन को भी मिले। और फिर उसके बाद देखिए मैनी कंट्रीज जो थी उन्होंने डिनाई भी किया कि वो राइट टू वोट जो है वो क्रिमिनल्स और मेंटली इन लोगों को नहीं देंगे। ठीक है, तो ये भी है कि पहले आपको सिटीजन होना चाहिए उस कंट्री का और आपको मेंटली फिट होना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से आपको राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है। और इसी के साथ ऑलमोस्ट बाकी सारी भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने जो नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स हैं उनको वो राइट टू वोट नहीं देते हैं, यानी आपको उस देश का नागरिक होना पड़ेगा। और इवन इसके साथ ही आपकी जो एडल्ट की बात हो रही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो एडल्ट का मतलब देखिए कई सारी कंट्रीज जो हैं जो एज ऑफ 18 के बाद ही आपको राइट टू वोट देती हैं, अगर आप
इससे छोटे हो तो आपको राइट टू वोट नहीं मिलता है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।